नमस्कार साथियों, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जो रेजिडेंशियल स्कीम आई हुई है जिसका स्कीम कोड है RPS 08/2024। ये ऐसी स्कीम है जिसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स प्राधिकरण ने निकाले हैं और बहुत अधिक संख्या में लोग ये प्लॉट पाने के लिए अप्लाई भी कर रहे हैं। लगभग 50 से 60 हजार एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो अभी तक यहाँ पर दर्ज कर दी गई हैं। कुल 361 प्लॉट हैं और खुशखबरी की बात यह भी है कि आने वाले कुछ ही समय में ऐसा भी प्राधिकरण ने कहा है कि इस स्कीम के 361 प्लॉट लगभग 1000 हो सकते हैं। कुछ पार्ट प्राधिकरण का ऐसा है जो अभी सेक्टर 24 में हाल फिलहाल स्थित है, वहां उसके रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ना आने की वजह से ये प्लॉट की संख्या कम रही। अगर वो आ जाता है तो इसी स्कीम में प्लॉट्स की संख्या 1000 होने की भी आशंका है। अब 60,000 एप्लीकेशंस लगभग भरी जा चुकी हैं और अभी अगले महीने यानी 5 अगस्त तक का टाइम है इसमें अप्लाई करने का। तो ऐसा अनुमान है कि लगभग 1 से 1.25 लाख एप्लीकेशंस यहां पर दर्ज करी जाएंगी। अब बात करते हैं कि क्या ऐसा संभव है कि जितनी एप्लीकेशंस भरी जाएं, जितने फॉर्म भरे जाएं, सभी के सभी एक्सेप्ट हों। ऐसा इसलिए संभव नहीं है कि यहां एक मोड है अप्लाई करने का और वो है ऑनलाइन। ऑनलाइन यदि आप अप्लाई करते हैं तो उसमें बहुत अधिक टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी होती हैं जिन्हें हम फुलफिल नहीं कर पाते और होता क्या है, हमारा फॉर्म कैंसिल हो जाता है। जिसके बाद जब ये भरने की जो लास्ट डेट है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद प्राधिकरण एक लिस्ट जारी करेगा जिसमें वो फॉर्म या वो एप्लीकेंट होंगे जिनका फॉर्म कैंसिल हो चुका होगा। ऐसा हर बार होता है, हर बार यहां स्कीम में ऐसा देखा जाता है कि बहुत अधिक संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं और उनमें से काफी फॉर्म किसी ना किसी कमी के कारण कैंसिल हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसे कारण है जिसके कारण फॉर्म कैंसिल हो जाता है। सबसे बड़ा तो पॉइंट ये है कि यदि आप अब से पहले कभी भी यमुना प्राधिकरण की किसी भी रेजिडेंशियल में जो स्कीम है उसमें अप्लाई किया हो और यदि आपके नाम पर कोई प्लॉट अलॉट हुआ हो तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा कर सकते हैं, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम बात करें अलग अलग डिटेल्स के बारे में तो कई बार ऐसा देखा गया है, खास तौर पर किसान कोटा कैटेगरी में, कि यहां किसान कोटा कैटेगरी को 17.5% की छूट दी गई है, जिसमें यदि आप यहां यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के किसान हैं और यहां इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो बाकी सबसे अलग होंगे। जैसे यदि आपकी यहां पे भूमि गई है, अधिग्रहण आपकी जमीन का हुआ है, तो आपकी जमीन का मुआवजा मिलने का जो लेखा जोखा है उस पेपर को हम नक्शा 11 कहते हैं। आपको नक्शा 11 की कॉपी यहां पर अटैच करनी होती है। साथ ही साथ उसमें जितने भी प्रकार की डेट्स हैं, जैसे किस दिन मुआवजा मिला, किस दिन आपकी जमीन एक्वायर हुई और किस दिन यहां पर अथॉरिटी ने पोजीशन लिया, तो ये तीनों ही डेट बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आप अपने नजदीकी जो अधिकारी है, जो लैंड डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनसे पता कर सकते हैं। उसके बाद ही आप ये तीनों तारीख वहां पर भरें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो होता क्या है कि फॉर्म कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाता है, क्योंकि अगर डिटेल्स सही नहीं होंगी तो फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं किया जाएगा। हालांकि मैनुअल तरीका भी है और सिस्टमैटिक तरीका भी है, दोनों ही तरह से आपके फॉर्म प्राधिकरण चेक करता है और कराता है। अब बात आती है दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट यह है कि कई बार ऐसा देखा गया है अब से पहली स्कीम्स में भी कि किसी भी व्यक्ति के नाम से यदि फॉर्म अप्लाई किया जाए और पेमेंट किसी दूसरे नाम से कर दी जाए, ये आज भी संभव है। आप किसी भी प्लॉट के या किसी भी फॉर्म के संबंधित आप RTGS कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक नियम यह है कि यदि आपका प्लॉट निकलता है तो आपको बाकी पेमेंट करनी होगी। दूसरी बात, यदि आप ये चाहते हैं कि आपका पैसा फॉर्म निकलने के बाद रिफंड आए तो आपको वो डिटेल उसी व्यक्ति की भरनी होगी, वो अकाउंट डिटेल उसी व्यक्ति की भरनी होगी जिस व्यक्ति ने फॉर्म में अप्लाई किया है। ऐसा कई बार देखा जाता है कि हम वो अकाउंट डिटेल, रिफंडेबल जो अमाउंट होता है उसकी अकाउंट डिटेल किसी दूसरे नाम से डाल देते हैं। ये भी एक कारण होता है फॉर्म कैंसिलेशन का। अब ऐसे बहुत कारण हैं, जैसे कई बार ये देखा गया है कि जब हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, इसमें फर्स्ट स्टेप है आपको रजिस्ट्रेशन पेमेंट करना होता है जिसकी कीमत 600 रुपए है।
उसके बाद आपको आपकी ईमेल पर पासवर्ड मिलता है, उसके माध्यम से आप लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आप जो फॉर्म है उसे एक्टिवेट करके भरना शुरू कर देते हैं। अब उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट, एप्लीकेंट साइन, को एप्लीकेंट साइन, एप्लीकेंट फोटो, को एप्लीकेंट फोटो। ये तब होता है यदि आप एप्लीकेंट हैं और आप किसी को एप्लीकेंट बनाना चाहते हैं, तो दोनों की डिटेल्स आपको समान समान भरनी है, मतलब जो जिसकी डिटेल्स हैं उसी आधार पर उसे भरना है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि यदि आप पहले अलॉटी हैं और आप अपने ही परिवार से यानी अपनी वाइफ या किसी और व्यक्ति का भरते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी डिटेल्स मैच हो जाती हैं जो प्रीवियस लिस्ट में यहां पर एज ए अलॉटी दी हुई हो, उसके कारण भी आपका फॉर्म कैंसिल हो जाता है। अब सारी डिटेल भरने के बाद यदि आप आगे प्रोसीड करते हैं, उसके बाद एक सेक्शन आता है डॉक्यूमेंट्स को लेकर। डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी अकाउंट डिटेल्स, आपके सिग्नेचर, आपका फोटो, और यदि आप किसान या हैंडीकैप किसी भी कैटेगरी में भर रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। और विशेष तौर पर ध्यान रखें, अब से पहले आप किसी भी राज्य से आते हैं तो अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ही सर्टिफिकेट यहां पर एक्सेप्ट किए जाएंगे और आपको उसके माध्यम से जो छूट दी गई है वो मिल पाएगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो किसी दूसरे राज्य से है, तो इसमें क्या होता है कि आपको हैंडीकैप कैटेगरी में उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, ये मैं कहता हूं आपका फॉर्म कैंसिल नहीं होगा, लेकिन उसका जो फायदा है वो आपको नहीं मिल पाएगा। ऐसा इसलिए जरूरी है कि आप डिटेल चेक करें और चेक करने से पहले अच्छी तरह ब्रोशर को पढ़ें। ऑनलाइन ही ब्रोशर दिया हुआ है, उसमें सभी चीजें ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही आप अप्लाई करें। उसके बाद आप यदि डॉक्यूमेंट सही से अपलोड कर देते हैं तो वहां पे साइज लिखा हुआ है 200 KB के नीचे नीचे आपको डॉक्यूमेंट्स का रेजोल्यूशन करना है और उसके बाद उन्हें वहां पर अपलोड करना है JPG फॉर्मेट में। तो ये सब चीजें बारीक हैं, इनको ध्यान रखना विशेष तौर पर जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तो इन्हीं छोटे कारणों के कारण आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा और आप परेशान होंगे कि मैंने अप्लाई भी किया लेकिन मेरा नंबर नहीं आया और मेरा फॉर्म कैंसिल कर दिया गया। कहीं ना कहीं छोटी कमी बहुत मोटी साबित हो जाती है। तो अपनी चीजों को ध्यान रखें, डिटेल्स बहुत अच्छे से भरें। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट सही तरह से अपलोड करने के बाद सबसे आगे और लास्ट डिटेल ये आती है कि आप उसमें पहले अपना जो फॉर्म आपने भरा है वो आपके सामने पूरी तरह से खुल जाएगा। उसमें हर एक चीज को क्रॉस चेक करें। क्रॉस चेक करना इसलिए जरूरी है, यदि जल्दबाजी में या ध्यान ना देने के कारण कोई चीज गलत वहां पर लिखी गई तो अब भी आपके पास विकल्प है, आप उस फॉर्म को वहां से एडिट करके उन चीजों को सही कर सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ सही है तो वहां आप उसे सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद ही आप आगे पेमेंट तक पहुंचेंगे। सब कुछ सही होने के बाद आप उसे सबमिट करके पेमेंट तक पहुंचते हैं। पेमेंट पर जाने के बाद आपके पास वहां 2 से 3 विकल्प हैं। आप UPI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, RTGS से कर सकते हैं। इस तरह की तमाम मोड वहां पर दिए हुए हैं पेमेंट के। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, नेट बैंकिंग यूज करते हैं, वहीं से वहीं ऑनलाइन कर देते हैं। इसमें कुछ लोग सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, वहां RTGS के माध्यम से चालान जनरेट कर लेते हैं। तो चालान जनरेट करने का मतलब ये होता है कि वहां इस स्कीम में जो यमुना प्राधिकरण का चैनल पार्टनर है वो है ICICI बैंक लिमिटेड। ICICI बैंक लिमिटेड ने यहां मुंबई जो RPS उनकी मेन ब्रांच है वहां से इन सब चीजों को टैकल किया हुआ है। और यदि आप इस स्कीम में अप्लाई करते हैं और चालान जनरेट करते हैं तो आपके चालान की तमाम डिटेल उसमें प्रिंटेड होंगी और उसमें बिल्कुल टॉप पे आपको बेनिफिशियरी नेम लिखा होगा, जो कि RPS यमुना डेवलपमेंट, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, RPS 08/ मनी कलेक्शन समथिंग जो भी है वो आपको पूरा उसमें अपने फॉर्म में अपने चेक में भरना होगा जब आप RTGS करने के लिए बैंक जाते हैं तब। उसके बाद आपका जो अकाउंट नंबर वहां दिया गया है उसमें स्टार्टिंग में ICL करके अल्फाबेट दिए, वो भी आपको उसी के साथ न्यूमेरिक और लेटर सभी भरने हैं, जिसके बाद आपका नंबर, अकाउंट नंबर कंप्लीट माना जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, उसमें जो ICL दिया हुआ है उसके छोड़कर बाकी पूरा अकाउंट नंबर भर देते हैं और उनका RTGS नहीं हो पाता या रिफंड हो जाता है।
तो ऐसा ना करें, ध्यानपूर्वक भरें। साथ ही साथ वहां पर IFSC कोड भी दिया है, बैंक जो ब्रांच है वो भी दी हुई है। तो आप ये चीजें ध्यानपूर्वक भरें, उसके बाद ही RTGS करें। तो आप यदि ऐसा करते हैं तो RTGS सक्सेसफुल हो जाने के बाद लगभग 24 से 48 घंटे में ऐसा होगा कि आपका RTGS जो अमाउंट आपने दिया है वो आपके फॉर्म के अगेंस्ट वहां पर सबमिट कर लिया जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको जितनी भी पेमेंट आपने प्राधिकरण को दी है, हर एक पेमेंट की रसीद आपको बाहर मेन डैशबोर्ड पर आप जब लॉगिन करेंगे वहां देखने को मिलती है। तो डैशबोर्ड पर आप क्या है, सबसे पहले अपने वो 600 रुपए रजिस्ट्रेशन अमाउंट की रिसिप्ट जो है उसे डाउनलोड करके अपने पास रखें। साथ ही साथ जो आपने RTGS किया है 24 से 48 घंटे के बीच में वो वहां अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप वहां से अपनी रसीद भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीजें आपके लिए इसलिए जरूरी है कि वहां से रसीद अपलोड करने के बाद आप उसे अपने पास रखें, जिससे कि आपके पास ये प्रूफ रहता है कि हाँ, हमने अपने फॉर्म के अगेंस्ट ये अमाउंट प्राधिकरण को पे किया है। तो हर तरह की चीजें हैं, हर चीज का प्रमाण है, बस ध्यान है तो ध्यान रखने का। आप ध्यान रखें, ध्यान से फॉर्म भरें। कई बार ऐसा भी देखा गया है, सब कुछ सही होने के बाद यदि आप RTGS करते हैं तो टेक्निकल इश्यू या किसी और इश्यू के कारण आपका RTGS रिफंड आ जाता है। बिल्कुल परेशान ना हो, घबराएं ना। आप एक बार फिर से अपने चेक की डिटेल्स या जिस तरह से आपने चेक भरा है वो फिर से चेक करने के बाद दोबारा RTGS कर दें, आपका RTGS सफलतापूर्वक हो जाएगा। तो साथियों, ये जानकारी मैंने इसलिए दी कि अब तक जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें लगता है कि ये चीजें बिल्कुल सही हैं, बशर्ते नियम अनुसार वो सही नहीं होती और आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। तो कम से कम आपकी मेहनत बेकार ना हो, आप जिस मन से अप्लाई कर रहे हैं आपका अप्लाई करना बिल्कुल सफलतापूर्वक प्राधिकरण तक पहुंचे। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए कि आप यदि जिस मन से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्लॉट जरूर मिले। बहुत सस्ते और अच्छे प्राइस में यहां ये प्राधिकरण ने स्कीम निकाली है। प्राधिकरण आगे भी ऐसी स्कीम निकालता रहेगा। आप सभी को शुभकामनाएं। यदि आपको फॉर्म भरने में अब भी किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप ये नंबर डाल करके वो जानकारी ले सकते हैं जो समस्या आपको फॉर्म भरने में आ रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।